मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। आज हमारी वीडियो क्लासेस है। अभी तक हम पिछले 4 दिन से ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, आज वीडियो क्लास। ठीक है, चलिए। तो पाठ पढ़ रहे थे हम लाख की चूड़ियाँ। कल की वीडियो क्लास में हमने यह समझ लिया था कि लेखक ने पाठ का नाम लाख की चूड़ियाँ क्यों रखा। ठीक है, तो इन बातों पर हमने विस्तृत चर्चाएं की थी कल की क्लास में। आज हम सीधे सीधे पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, तो निकालते हैं पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ, पेज नंबर 5। ठीक है, पेज नंबर 5 से पहला वाला पद हमने पढ़ लिया था, लेकिन फिर से इसको देख लेते हैं एक बार और से। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब आगे देखते हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। ठीक है, अब होता यह है कि जब वो अपने मामा के गांव जाता था तो उसको कहना तो चाहिए था कि बदलू मामा, लेकिन वो बदलू काका कहता था। अब बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि उस गांव के, उसके मामा के गांव के सारे बच्चे उसको बदलू काका कहते थे। अब ये अकेला आदमी था जो उसको बदलू मामा कहता, तो उसने भी सोचा कि क्यों ना मैं बदलू काका कहना ही शुरू कर दूं। तो उसने उसको बदलू काका कहना शुरू कर दिया, उस बदलू को। मकान, अब वो लोकेशन बता रहा है, उसके घर की स्थिति बता रहा है कि उसका घर कहाँ पर है। बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, है ना। बदलू का जो मकान था वो गांव में सबसे ऊंची जो जगह थी, उस ऊंची जगह पर उसका घर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। सहन का मतलब है एक वो थाला होता है ना, जिसको हम बोलते हैं क्यारी, है ना। वो कह रहा है कि मकान के सामने एक बड़ा सा टीला था, एक क्यारी बनी हुई थी, उसमें एक नीम का पेड़ लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख लाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दे देता था। ठीक है, अब क्या था कि जहाँ नीम का पेड़ था वहीं पर उसकी भट्टी जली रखी हुई थी, है ना। भट्टी में वो लाख को गर्म करता था, है ना, कोयले रख देता था और कोयले को फिर हवा देता रहता था, और फिर उसके बाद में वो उसको लाख को गर्म करता था। गर्म करने के बाद में एक लकड़ी की चौखट भी थी, लकड़ी का पटिया था, जिस पर वो गर्म लाख को रख देता था और हथौड़े से हल्के हल्के उसको पीटता था, मारता था, जिससे कि वो लाख और फैल जाता था और एकदम उसकी रॉड बन जाती थी, एकदम उसकी सलाखें बन जाती थी। पेज पर देखिए। मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। अब मुंगेरिया मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती थी उसके पास कि वो चूड़ियों का उसको आकार देते ना। तो बेलन जैसा उसके पास लकड़ी के होते थे आकार के, तो कई बार होता था कि वो उनको चूड़ियों को इस तरह से फंसा देता था लकड़ी में, और फिर उसको घुमा घुमा करके वो गोल गोल चूड़ियाँ बनाता था, है ना। अलग अलग आकार की होती थी। लाख की चूड़ियों का आकार, चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह रंग करता। ठीक है, अब वो लाख की चूड़ियां बनाता, फिर उसको मुंगोरियों में फंसाता, मुंगोरियों में फंसाने के बाद उसको कलर करता और उसको बहुत ही अच्छी सुंदर सी डिजाइन में तैयार करता था। इस तरह से वो उनको चूड़ियां कंप्लीट कर लेता था।
बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर करता था जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ खटिया बोलते हैं, खाट या खटिया जिसको बोलते हैं वो मचिया बोलते हैं, और माचा मतलब होता है पलंग। ठीक है, उत्तर प्रदेश की भाषा है ये माचा और मचिया। ठीक है, माचा मतलब होता है पलंग और माचा या माचो। ठीक है, और उसके बाद में मचिया मतलब होता है खटिया। ठीक है, मचिया मगर बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। हुक्का एक होता है जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, है ना, वो नशा करने का एक, जैसे चीरप पीते हैं ना, वैसे ही हुक्के में भी थोड़ा सा नशा रखते हैं, तंबाकू रखते हैं और फिर उसको खींचते हैं। ठीक है, तो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका एक हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता था, है ना। अब बदलू, वो जो लेखक था वो हमेशा बदलू के पास जाकर के बैठ जाता था और उसका अधिकतर समय बदलू के पास ही बीतता था। वो आधे से ज़्यादा समय बदलू के पास ही बैठा रहता था और बदलू उसको प्यार से लला कहते थे, है ना। उसका नाम तो कांतानाथ था लेकिन उसको लला कहते थे। मेरे लिए तुरंत ही मच्छियाँ मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नव बधू की कलाई हो। ठीक है, अब वो पूरा टाइम वहाँ पर बैठा रहता था और देखता रहता था कि वो किस तरह से काम कर रहा है। तो उसने देखा कि पूरे दिन भर में वो कम से कम 4 से 6 जोड़ी चूड़ियाँ बना देता था। ठीक है, और उसको बेलन पर इस तरह से हल्के हल्के से उसको दबाता था जैसे कि कोई नवनवेली दुल्हन के हाथ में वो चूड़ियाँ पहना रहा हो, है ना। बहुत आराम आराम से वो काम करता था और बहुत ही बारीकी से काम करता था। बदलू मणिहार था। मणिहार का मतलब होता है जो चूड़ियाँ बेचते हैं ना, गांव गांव जाकर के जो चूड़ियाँ बेचने का काम करते हैं, या जो जिनकी पूरी दुकानें चूड़ी ही चूड़ी की होती है ना, उसको मणिहार बोलते हैं। ठीक है, अभी तो लोगों ने चूड़ियों का क्या है दुकान लगाना शुरू कर दिया है। पहले इतनी दुकानें नहीं लगती थी। पहले क्या होता था कि लोग बाग झोले में भर भर करके या बड़ी बड़ी टोकरियों में भर करके गांव गांव जाते थे और वहाँ चूड़ियाँ बेचते थे और पहनाते भी थे। ठीक है, उसका पैतृक पैसा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। ठीक है, अब ये जो चूड़ियाँ बनाने का धंधा जो था उसको उसके दादा से, उसके पिताजी से मिला था, है ना। उसके पैतृक था, पैतृक मतलब उसके दादा परदादा सभी लोग ये काम करते थे, तो उनके करने के तरीके से ही वह भी सीख गया। चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, है ना। खपत का मतलब होता है निकलना, है ना, या निकालना, माल को निकालना होता है। खपत मतलब खर्च करना। तो वो जितनी चूड़ियाँ बनाता था उतनी सारी चूड़ियाँ उसकी बिक जाती थी। कुछ भी चूड़ी उसकी बचती नहीं थी, सारी चूड़ियाँ वो निकाल देता था। ठीक है, चलो, चूड़ियाँ पहनती, चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। ठीक है, अब होता यह था कि वो जो चूड़ियाँ बनाता था तो उस गांव की सारी महिलाएं तो बदलू से ही चूड़ी खरीदती थी और बदलू से चूड़ी खरीद कर ही पहनती थी। लेकिन और आसपास के जितने भी गांव थे उन गांव की महिलाएं भी बदलू के हाथ की बनी हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। ठीक है, क्योंकि बदलू बहुत ही सफाई से काम करता था और बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। ठीक है, परंतु चूड़ियाँ ले जाते थे परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता था। ये बहुत ही उसकी अच्छी आदत थी कि वो चूड़ियों को पैसे के बदले में नहीं बेचता था। जैसे अभी क्या होता है कि हम कुछ भी सामान खरीद रहे हैं तो दुकानों पर हमको उसकी कीमत देनी होती है, तो उसके बदले में पैसा देना होता है। और पैसा देने का अभी तो एक और नया चीज आ गया है, हम उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। कैश भी नहीं देते, नगद पैसा भी नहीं देते, हम लोग सीधा उसको ऑनलाइन ट्रांसफर करते। जैसे मैंने पहले भी कहा था, कल की क्लास में भी कहा था कि हम इसमें परंपराओं से लेकर के आधुनिकता
की ओर चलेंगे। तो यह हमारा आधुनिकवाद है, आधुनिक स्थिति है कि हम पैसा नगद न दे करके पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं, मोबाइल से ही कर देते हैं, ठीक है, तो सीधा उसके खाते में चला जाता है। लेकिन पहले क्या स्थिति थी वो देखते हैं, पहले सामान लेने की क्या प्रक्रिया होती थी वो समझते हैं। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से न बेचता था, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका, और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे। वस्तु विनिमय है ना, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दे देना। जैसे वो चूड़ियां देता था तो महिलाएं उसको कुछ अनाज दे दिया करती थी, कुछ सब्जियां दे दिया करती थी, कुछ दालें दे दिया करती थी, लेकिन बदले में पैसा नहीं लेता था। वो या तो उनसे अनाज ले लेगा, या दालें ले लेगा, या सब्जी ले लेगा, ठीक है, इस तरह की खाद्य जरूरत की चीजें वो ले लिया करता था। तो पहले के समय में परंपरावाद की बात कर रहे थे, बहुत पहले के समय में वस्तु विनिमय चलती थी। वस्तु विनिमय से धीरे धीरे हम नगद व्यवहार पर आए, है ना, कि कोई भी वस्तु की कीमत तय कर ली, हम मूल्यवाद पर आए, हमने मूल्य निर्धारित किया कि कोई भी वस्तु है तो उसका हम मूल्य देंगे। मूल्य के बाद में मूल्य तो चल ही रहा है, लेकिन अब हम, पहले हमारा कैश देना होता था, नगद पैसा देना होता था, लेकिन अब हम ऑनलाइन पर आ चुके हैं कि भाई अब हम सीधा ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर देते। तो सोचिए हम वस्तु विनिमय से लेकर के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तक आ चुके हैं। यह हमारा आधुनिक तकनीकें हैं। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ा करते नहीं देखा। ये बदलू की विशेषता है ना, नोट कर लीजिएगा इसको कि बदलू जो है कभी पैसा नहीं लेता था, वो वस्तु विनिमय करता था। बदलू बहुत अच्छा मनिहार था, बहुत अच्छी सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाता था। बदलू बहुत ही सीधा और सरल था। ये 3 विशेषताएं उसकी अभी तक हो चुकी है, तो ये लिख लीजिएगा। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता था। ठीक है, बहुत सीधा था वो। अगर साल भर में कोई उसे चूड़ियां मुफ्त में लेकर के जाता था, फ्री में लेकर के जाता था, तो वो दे देता था, मना नहीं करता था। लेकिन यदि कोई ब्याह का समय आ गया, सगाई हो, ब्याह हो, या कभी पूजा पाठ के समय में भी लाभ की चूड़ियों का बहुत उपयोग होता था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो कभी भी फ्री में नहीं देता था, उनसे कोई ना कोई कीमत लेता था, और मुंह मांगी कीमत लेता था। वो अड़ जाता था, है ना, वो जिद करने लग जाता था कि नहीं भाई, मैं इसकी इतनी कीमत तो लूंगा ही लूंगा। तो वो अपनी मुंह मांगे दाम अपनी चूड़ियों के भी लेता था। वो कब लेता था? ब्याह के समय में या त्योहार के समय में। ठीक है, अब कौन कौन से त्योहार पर लाख की चूड़ियां बहुत ज्यादा लगती है? एक तो रक्षाबंधन, ठीक है, रक्षाबंधन के समय पर बहुत ही ज़्यादा लाख की चूड़ियाँ लगती है, क्योंकि बहनें जो होती है वो लाख की चूड़ियाँ पहनती हैं। और दूसरा भाई दूज पर, भाई दूज के समय में भी वो भाई अपनी बहनों के लिए कभी कभी उपहार में लेकर के जाते थे। और तीसरा होता था करवा चौथ पर। ठीक है, करवा चौथ पर पति अपनी पत्नी को लाख की चूड़ियाँ पहनाते थे उस समय में। ठीक है, अब तो प्लास्टिक और कांच की चूड़ियाँ और धातु की चूड़ियाँ चलने लगी हैं। ठीक है, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। तो ये 3 महत्वपूर्ण त्यौहार थे जहाँ पर महिलाएं चूड़ी खरीदती थी। और चौथा था शादी ब्याह के समय में या कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हो तब। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। पहले के समय में इन मुख्य त्योहारों पर चूड़ियाँ खरीदते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, शादी विवाह के अवसर पर अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। लोहे लगना एक और मुहावरा आया है इसमें। लोहे लगना मतलब बहुत ही कठिन परिश्रम करना, बहुत ही परेशान होना, लोहे लगना। ठीक है, तो मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। विवाह में किसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते 100 अलग। अब यहाँ पर उसके लिए और भी चीज़ें हैं,
है ना, कि कई बार विवाह के समय में कोई सेठ साहूकार का विवाह होता था तो क्या करता था, बदलू वहाँ पर अड़ जाता था कि नहीं अब तो मुझे भाई कपड़े भी चाहिए, गहने भी चाहिए, मुझे खाने को भी चाहिए, अनाज चाहिए, है ना। तो फिर जिसके यहाँ शादी होती थी वो भाई उसको पूरे घर भर को ही कपड़े दे देता था, है ना। तो वो उसकी पत्नी के लिए भी उसको कपड़े दे देता था, अनाज भी मिल जाता था, उसके लिए भी नई ड्रेस मिल जाती थी, पगड़ी भी मिल जाती थी। तो इस तरह से वस्तु विनिमय का ज़्यादा प्रयोग होता था। उस समय की स्थिति में हम देखते हैं तो वस्तु विनिमय बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देने का प्रचलन था। उस समय में मुद्रा का बहुत ज़्यादा चलन नहीं था, मुद्रा का चलन था लेकिन बदलू उसको स्वीकार नहीं करता था। बदलू मुद्रा नहीं लेता था, बदलू पैसे नहीं लेता था, बदलू अपनी आवश्यकता की वस्तुएं लेता था, जैसे कि कपड़ा ले लेता था और अनाज ले लेता था, इस तरह की चीज़ें वो अपने लिए ले लेता था। ठीक है, चलिए आज हम इस पार्ट को यहीं पर रोकते हैं। कल फिर हमारी ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में फिर हम अगले पेज से फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप जो पार्ट में मुहावरे आए हैं उन मुहावरों को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और बहुत अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा। थैंक यू।